हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। तुर्की का एक बहुत बड़ा रणनीतिक और आर्थिक प्लान अब भारत की मंजूरी के बिना अधर में लटक गया है। वही तुर्की जो बौखलाहट में आकर पाकिस्तान की गोदी में बैठ गया था, अब बार बार भारत से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन अब भारत सरकार उसे इतनी आसानी से माफ करने के मूड में नहीं है। तुर्की ने जिस तरह से आतंकी सोच को समर्थन देने वाले पाकिस्तान की खुलकर मदद की, उसने भारत को चौंका दिया। और अब तुर्की खुद फंस चुका है, ना इधर का रहा ना उधर का। भारत के बिना उसकी योजनाएं ठप पड़ी हैं, और जब भी भारत कोई सख्त कदम उठाता है, तुर्की की अर्थव्यवस्था में हलचल मच जाती है। अब तुर्की की हालत यह हो गई है कि एक तरफ वह भारत से मदद मांगता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ दोस्ती का दिखावा करता है, ताकि इस्लामिक देशों में अपनी साख बचा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि तुर्की अंदर ही अंदर भारत की हाँ के लिए तरस रहा है। भारत आज भू राजनीति से लेकर आर्थिक दबदबे तक एक वैश्विक ताकत बन चुका है। दुनिया जानती है कि बिना भारत के कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ा प्लान और कोई वैश्विक गठबंधन टिकने वाला नहीं है। और अब तुर्की ने भी यह बात समझ ली है, लेकिन बहुत देर कर दी। दरअसल पाकिस्तान के साथ खुला समर्थन दिखाते हुए तुर्की ने सैकड़ों ड्रोन भेजे, यहां तक कि उनके प्रशिक्षित पायलट भी पाकिस्तानी जमीन पर मौजूद थे। क्योंकि इसकी जड़ जुड़ी है भारत के थोरियम तकनीक से। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन इस्लामी दुनिया के खलीफा बनने का सपना देख रहे हैं। वह तुर्की को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका और रूस से उन्हें तकनीक नहीं मिली। एर्दोगन की नजर पड़ी भारत पर। उन्होंने भारत से थोरियम तकनीक मांगी। 2008, 2017 और 2018 में दिल्ली तक चक्कर लगाए, लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया। तुर्की को भारत से मदद मांगने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि आखिर वह बार बार भारत के खिलाफ क्यों खड़ा होता है। जब भी कश्मीर का मुद्दा उठता है, तुर्की बिना सच्चाई जाने पाकिस्तान की भाषा बोलने लगता है। भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाकर वह दुनिया को दिखाना चाहता है कि वह मुस्लिम वर्ल्ड का रहनुमा है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह एक कमजोर और भ्रमित राष्ट्र की भूमिका में रह गया है। जिस तुर्की ने भारत के खिलाफ स्टंटबाजी की, पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाई, वही आज भारत से मदद की भीख मांग रहा है। क्या इसे रणनीति कहें या बेवकूफी? क्योंकि भारत अब सिर्फ दोस्ती निभाने वाला नहीं, नफरत करने वालों को आईना दिखाने वाला देश बन चुका है। तुर्की की यह दोहरी नीति दिखाती है कि वह न केवल कमजोर है, बल्कि राजनयिक रूप से पूरी तरह बेबस हो चुका है। जब तुर्की को फायदा चाहिए तो वह भारत के दरवाजे पर आता है, और जैसे ही उसे कुछ समर्थन मिल जाता है, वह पाकिस्तान की गोदी में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलने लगता है। भारत ने आज तक हर मित्र राष्ट्र का सम्मान किया है, लेकिन जब कोई देश भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाता है, तो उसे राजनीतिक समर्थन नहीं, सिर्फ सख्त जवाब ही मिलता है। भारत के पास केरल, ओडिशा और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में थोरियम का विशाल भंडार है। वहीं तुर्की के पास भले ही 3,81,000 टन थोरियम हो, लेकिन तकनीक नहीं। यही तकनीक नहीं भारत ने कभी होमी जहांगीर भाभा की दूरदृष्टि से विकसित की और दुनिया को दिखा दिया कि यूरेनियम के बिना भी परमाणु ताकत बना जा सकता है। यह काबिलियत तो तुर्की के दूसरे दोस्तों के पास मौजूद नहीं है। एर्दोगन का इरादा था कि भारत से थोरियम तकनीक लेकर न सिर्फ अपने देश को ऊर्जा संकट से उबारें, बल्कि छुपकर परमाणु बम भी बना लें, लेकिन भारत ने उन्हें भांप लिया और तकनीक देने से इनकार कर दिया। इसी गुस्से में एर्दोगन आज पाकिस्तान की गोद में बैठ गए हैं, भारत के खिलाफ चालें बुन रहे हैं और पाक को तकनीक, ड्रोन, समर्थन सब दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान प्रेम दिखाकर भारत को झुकाने का सपना देखने वाले नेता जब ठोकर लगती है तो घुटनों के बल लौटते हैं। इन देशों को लगता है कि अगर वे पाकिस्तान को हथियार दें, रणनीतिक समर्थन दें, भारत के खिलाफ बयानबाजी करें, तो भारत उनके सामने झुक जाएगा। यही चाल कुछ दिन पहले मालदीव ने भी चली थी। भारत विरोध की झूठी लहर चलाकर चुनाव जीत लिया, भारत के खिलाफ प्रदर्शन किए, तिरंगे का अपमान किया, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए और धरातल की हकीकत का सामना हुआ, उसी वक्त भारत के दरवाजे पर घुटनों के बल लौट आए, माफी मांगने लगे, नाक रगड़ने लगे, और साफ हो गया कि भारत से बैर लेना आसान नहीं, बल्कि खुद की नींव हिला देने वाला कदम है। ऐसे नेता जो मौका पड़ते ही भारत पर तलवार तानते हैं और जरूरत पड़ते ही भारत के सामने घुटनों के बल आकर गिड़गिड़ाते हैं, उनसे हमें हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि ये नेता न दोस्त होते हैं न दुश्मन, सिर्फ मौका परस्त सौदागर होते हैं, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए झुकते हैं और मुकरते हैं। भारत अब इन्हें पहचान चुका है। मोदी सरकार की विदेश नीति साफ है, इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे,
वरना सख्त जवाब मिलेगा। अब वो दौर गया जब भारत को डराया जा सकता था। आज तुर्की की हालत खुद नाजुक है। देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, युवाओं में बेरोजगारी और हताशा है, उनकी अपनी जनता एर्दोगन से नाराज है। देश की 3/4 ऊर्जा जरूरतें आयात पर निर्भर हैं, लेकिन एर्दोगन की जिद है कि वह किसी भी कीमत पर परमाणु ताकत बनना चाहते हैं। लेकिन भारत ने तुर्की को परमाणु प्लान में फेल कर दिया, और यही बात एर्दोगन को अब तक चुभ रही है। इतना ही नहीं, तुर्की एक और मदद भारत से चाहता है, लेकिन तुर्की की चालाकी पर भारत ने फिर लगाया ब्रेक। ट्रिक्स में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था एर्दोआन का तुर्की, लेकिन भारत ने कूटनीतिक चक्रव्यूह रचकर उस रास्ते को बंद कर दिया। दरअसल तुर्की लंबे समय से ब्रिक्स का सदस्य बनने का सपना देख रहा है, लेकिन भारत की नाराजगी और सख्त रुख के कारण उसकी एंट्री अब तक मुमकिन नहीं हो पाई। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए औपचारिक आवेदन दिया था और चीन तथा रूस जैसे देशों से समर्थन भी हासिल कर लिया था, लेकिन ब्रिक्स में किसी भी नए सदस्य की एंट्री सर्वसम्मति से होती है और भारत जैसे ही इनकार करता है, पूरा मामला वहीं अटक जाता है। भारत की नाराजगी की वजह भी साफ है। तुर्की ने हाल के वर्षों में पाकिस्तान के पक्ष में कई आपत्तिजनक कदम उठाए हैं। कश्मीर मुद्दे पर बयानबाजी की, पाकिस्तानी सेना को ड्रोन और सैन्य उपकरण दिए और भारत विरोधी गतिविधियों में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। यही नहीं, ब्रिक्स में शामिल होने के लिए तुर्की ने मीठी बातें की। कुछ समय के लिए कश्मीर पर बयान देना बंद कर दिया था, लेकिन भारत पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि भारत ने तुर्की के ड्राई फ्रूट्स तक पर बैन लगाकर कड़ा संदेश दे दिया कि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो तो कोई समझौता नहीं होगा। और अब तो तुर्की के खिलाफ पूरे देश में बहिष्कार चल रहा है। भारत का साफ मानना है कि ब्रिक्स में केवल उन्हीं देशों को शामिल किया जाए जो सभी मौजूदा सदस्यों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखते हों। तुर्की इस मानदंड पर खरा नहीं उतरता। हालांकि तुर्की अभी ब्रिक्स की पार्टनर कंट्री है। इसका मतलब है कि वह बैठकों में मेहमान के तौर पर बुलाया जाता है, लेकिन न तो वोटिंग कर सकता है न फैसले ले सकता है। उसे अभी पूर्ण सदस्य बनने के लिए भारत सहित सभी देशों की सहमति चाहिए। फिलहाल ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भारत के रुख का समर्थन कर रहे हैं, और यही वजह है कि तुर्की का ब्रिक्स में शामिल होने का सपना अभी अधूरा है। भारत की एकता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर कोई राष्ट्रहित के खिलाफ जाएगा तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जवाब मिलेगा। हालांकि देखिए, तुर्की ने जो भी हथियार और ड्रोन तकनीक पाकिस्तान को दी थी, उन्हें लेकर बहुत शोर मचाया गया था। कहा गया कि तुर्की की मदद से पाकिस्तान की ताकत बढ़ेगी, भारत को जवाब मिलेगा। लेकिन हकीकत में वो सभी हथियार हवा में ही उड़ा दिए गए। भारत के सटीक और तेज मिसाइल प्रहार ने पाकिस्तान की उन सभी ठिकानों को तबाह कर दिया जहां तुर्की के ड्रोन और तकनीकी फैसिलिटीज मौजूद थीं। इस प्रहार ने न केवल पाकिस्तान की कमर तोड़ी, बल्कि तुर्की को भी सीधा संदेश दिया, भारत की सीमा में घुसने या उसके दुश्मनों को समर्थन देने की कीमत बहुत भारी पड़ेगी। तुर्की ने सोचा था कि ड्रोन देकर पाकिस्तान को ताकतवर बना देगा, लेकिन भारत ने वो ड्रोन भी उड़ाए और ड्रोन भेजने वाले ठिकाने भी। दरअसल भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की सैन्य रणनीति को चीर कर रख दिया है। ताज़ा सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर तबाही की जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, वो पहले से कहीं ज्यादा भयानक हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान का वीआईपी और ड्रोन वॉरफेयर का मुख्य अड्डा है। यहीं पर पाक के राष्ट्रपति का विमान, एलिट पायलट ट्रेनिंग सेंटर और तुर्की से आए खतरनाक बैरक्टार TB2 ड्रोन की यूनिट मौजूद थी। इसी एयरबेस से पाकिस्तान ऑपरेशन को अंजाम देता था और भारत पर निगरानी के लिए यहीं से सैटेलाइट लिंक्ड ड्रोन्स उड़ते थे। लेकिन भारत की ओर से 7 मई को शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर में इस बेस को निशाना बनाया गया। 8 से 10 मई के बीच भारत ने लगातार सटीक स्ट्राइक कर वहां मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया। डिफेंस एनालिस्ट डेमियन साइमन और इंटेल लैब की रिपोर्ट के मुताबिक नूर खान एयरबेस पर की गई बमबारी इतनी सटीक थी कि उसकी कमांड यूनिट, ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम और तुर्की निर्मित ड्रोन संचालन केंद्र पूरी तरह जलकर खाक हो गया। पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद कबूल किया कि उन्हें 11 मई को सुबह 2:30 पर जनरल मुनीर का फोन आया, जिसमें बताया गया कि भारत के बैलिस्टिक मिसाइलों ने नूर खान समेत कई एयरबेस पर अटैक किया है। पाकिस्तान ने इसके जवाब में पठानकोट और उधमपुर को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय रक्षा तंत्र ने हर हमले को नाकाम कर दिया। हर देश में कमियां होती हैं, लेकिन साथ में कुछ विशेषताएं भी होती हैं, और यही संतुलन किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति को परिपक्व बनाता है। तुर्की एक ओर अगर पाकिस्तान का समर्थन कर भारत की संप्रभुता पर चोट करता है,
कश्मीर जैसे मुद्दों पर गैर जिम्मेदाराना बयान देता है, तो दूसरी ओर उसके पास मजबूत रक्षा तकनीक, वास्तुकला, टूरिज्म मॉडल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल इंडस्ट्रियल इनोवेशन जैसे कई क्षेत्र हैं जिनसे भारत को कुछ सीखने और समझने की गुंजाइश बनती है। भारत की नीति कभी भावनात्मक नहीं रही, बल्कि रणनीतिक रही है। हम किसी एक मुद्दे के आधार पर पूरे देश को खारिज कर देना एक तरफा सोच होगी। आज अगर भारत तुर्की से कुछ अच्छी तकनीक या अनुभव सीखता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो तुर्की की गलत नीतियों को माफ कर रहा है, बल्कि इसका अर्थ है कि भारत हर स्थिति से सीखकर अपने भविष्य को और मजबूत बना रहा है। सभी दरवाजे बंद कर लेना समझदारी नहीं होती, लेकिन उन दरवाजों को खोलना भी मूर्खता है जिनके पीछे धोखा छुपा हो। भारत को चाहिए कि तुर्की से वही सीखे जो फायदेमंद हो, लेकिन रणनीतिक स्तर पर सतर्कता बनाए रखे। शत्रुता अलग है, विवेकशील दूरी अलग है। तुर्की को न तो आंख मूंद कर अपनाना चाहिए, न ही आंख मूंद कर नकार देना चाहिए। दरअसल बात ऐसी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब तुर्की खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तब भारत में उसके खिलाफ बायकॉट की लहर उठी। लेकिन अब इसी वक्त नीति आयोग की एक रिपोर्ट ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट में भारत को तुर्की से सीखने की सलाह दी गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट में तुर्की के अकादमी और कोसगेब प्रोग्राम की तारीफ की गई है। कहा गया है कि इन कार्यक्रमों के जरिए मीडियम एंटरप्राइज को प्रभावी और लचीला उद्यमिता प्रशिक्षण दिया जाता है, जो भारत के एमएसएमई सेक्टर में स्किल गैप को भरने के लिए उपयोगी हो सकता है। एमएसएमई सेक्टर भारत की जीडीपी में लगभग 29% और निर्यात में 40% का योगदान देता है। बावजूद इसके इस सेक्टर की संरचना आसमान बनी हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 99.7% एमएसएमई सूक्ष्म और लघु उद्यम हैं, जबकि मीडियम एंटरप्राइजेस केवल 0.3% ही हैं। रिपोर्ट में तुर्की के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तारीफ करते हुए कहा गया कि ये प्रशिक्षण रियायती दरों पर और हाशिए पर खड़े समूहों के लिए मुफ्त में देते हैं, जिससे एमएसएमई को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। आयोग ने भारत में ऐसे ही स्कीम लागू करने की सिफारिश की है, लेकिन सवाल यही है कि जब तुर्की भारत के दुश्मनों की कतार में खड़ा है, तब क्या रणनीतिक और कूटनीतिक नजरिया ताक पर रखकर हम पाकिस्तान समर्थक मुल्क से सीख सकते हैं? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। इसी बीच तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने अपने लिए सत्ता का रास्ता दोबारा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। एर्दोआन ने 10 कानूनी विशेषज्ञों की टीम बनाई है जो नया संविधान तैयार करेगी। यह वही एर्दोआन हैं जो साल 2014 से राष्ट्रपति की कुर्सी पर जमे हैं और उससे पहले 1 दशक तक प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अब मौजूदा संविधान उन्हें दोबारा राष्ट्रपति बनने की इजाजत नहीं देता, लेकिन अगर संविधान बदलेगा तो नियम भी बदलेंगे, और यही चाल अब विपक्ष को खटक रही है। विरोधी दल खुलकर कह रहे हैं कि एर्दोआन खुद के लिए सत्ता का दरवाजा खुला रखना चाहते हैं। मौजूदा संविधान साल 1980 में सैन्य तख्तापलट के बाद तैयार हुआ था। एर्दोआन इसे पुराना और अपूरा बताकर नागरिकों के लिए नया और लोकतांत्रिक संविधान लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन संसद में उनकी पार्टी के पास इतना बहुमत नहीं है कि वह अकेले ये कर पाए। अब चर्चा है कि एर्दोआन कुर्द समर्थक दलों को अपने साथ लाने के लिए पीके के साथ दशकों पुरानी लड़ाई खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि नए संविधान का रास्ता साफ हो सके। और इसी बीच इस्तांबुल के लोकप्रिय मेयर और एर्दोआन के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी इक्रेम इमामोग्लू को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। विपक्ष इसे बदले की कार्रवाई बता रहा है। कुल मिलाकर तुर्की के सियासी गलियारों में सत्ता की भूख एक बार फिर संवैधानिक चादर ओढ़कर सामने आ रही है, और इसका नाम रखा गया है नया संविधान। उधर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान की साझा धुरी बौखलाकर मैदान में उतर चुकी है। शहबाज शरीफ बाकू जाकर अजरबैजान के राष्ट्रपति को धन्यवाद दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ आर्मेनिया के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख गुपचुप दिल्ली पहुंचकर अजीत डोभाल से मुलाकात कर रहे हैं। वजह है जंगेजुर कॉरिडोर, जो अब इस्लामी गठबंधन के लिए ऑक्सीजन और भारत के लिए सामरिक चेतावनी बन चुका है। अजरबैजान इस कॉरिडोर के जरिए अपने नक्चीवान को अपने मुख्य भूभाग से जोड़ना चाहता है, जो सीधे तुर्की तक जाएगा। अगर ये बन गया तो तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान का इस्लामी कॉरिडोर खड़ा हो जाएगा, जो भारत के लिए चुनौती बन सकता है। यह कॉरिडोर आर्मेनिया के स्यूनिक क्षेत्र से होकर जाएगा, जो उसे ईरान से जोड़ता है। यानी कॉरिडोर बनते ही आर्मेनिया पूरी तरह तुर्की और अजरबैजान से घिर जाएगा और ईरान से उसका संपर्क टूट जाएगा। ईरान पहले ही इस कॉरिडोर को रेड लाइन बता चुका है।
भारत के लिए भी यह कॉरिडोर चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए खतरा बन सकता है। भारत पहले ही आर्मेनिया को स्वदेशी हथियार जैसे स्वाति रडार, पिनाका रॉकेट सिस्टम और ATGM दे चुका है। अगर अजरबैजान को यह कॉरिडोर मिल गया तो वह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ग्वादर से कैस्पियन सागर तक की सड़क जोड़ देगा, जिससे पाकिस्तान, चीन और तुर्की मिलकर भारत को 3 तरफ से घेर लेंगे। अब भारत को आर्मेनिया और ईरान के साथ मिलकर इस्लामी कॉरिडोर की इस योजना को ध्वस्त करना होगा। चंगेजुर को सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट रूट नहीं, बल्कि भारत की कूटनीति और सुरक्षा के गले में फंसी बारूद मानिए, जिसे अब निष्क्रिय करना जरूरी हो गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।